अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ हकीम साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो जो है वो है नाक। इंसानी नाक जो कि एक ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत ज़रूरी जिस्म का हिस्सा है। इंसानी इसकी जो साख्त होती है, जिस्मानी साख्त, वो तिकोनी शेप में होती है। इसके अंदर दरमियान में जो हड्डी होती है, कार्टिलेज होती है, वो इसके दोनों नथनों को वो अलहदा करती हैं, जिसको हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। नाक के दरमियानी नेज़ल सिस्टम जो होता है, इसको अलहदा करने का किरदार अदा करती है। कहते हैं कि नाक इंसानी शख्सियत के बहुत ज़्यादा असर मुतासर करती है। इंसानी उसकी बनावट को, उसके चेहरे की, उसकी शनाख्त की, उसकी उसकी बनावट में उसमें काफ़ी रोल अदा करती है। कई तो मज़ाहिब में ये कहा जाता है कि जो रूह है ना, रूह उसका जो वो नाक से होकर गुजरता है। अब कुदरत ने नाक में ऐसे सेंसर पैदा रखे हुए हैं, ऐसे सेंसर जो चंद मिनट में ही आपके जो हवा है, चाहे वो हवा गर्म है तो उसको ठंडा करती है, अगर ठंडी है तो उसको गर्म करती है, और चंद सेकंड के 10वें हिस्से में भी, उससे भी कम अरसे में उसका अब टेम्परेचर जो है वो चेंज करके आपके अंदर वो आपके लंग्स तक जाती है। वरना तो हम ठंडी हवा ले ही नहीं सकते या गर्म हवा हमारे लंग्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर सेंसर लाखों की तादाद में, ये नहीं कि 2 4 5 हज़ार की तादाद, लाखों की तादाद में जो सेंसर होते हैं वो काम करते हैं। हमारे फ़ौरन नाक जो है वो सूंघने का काम जो वो कर रही है, सबसे मेन काम तो वो उसके हमें जो हिस्स आती है वो सूंघने की हिस्स होती है। जैसे कान की है, आँख की है, दाँत की है, ज़बान की है, इस तरह ये नाक की जो हिस्स है ना, ये भी अपना किरदार अदा करती हैं, अपना रोल अंजाम देती हैं। नाक के अंदर जो सेंसर होते हैं ना, वो हमें फ़ौरन बता देते हैं कि इस जगह से बू जो आ रही है वो किस चीज़ की है। उसको पहचानने में हमें फ़ौरन उसका अपना किरदार अदा करती है। अब नाक के बाल जो होते हैं, वो जो बाहर की तरफ नज़र आते हैं, अक्सर लोग जो है ना वो खींच भी देते हैं और वो काट भी देते हैं। उनको जबकि काटना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ़ उतना ही काटें जितना वो बाहर नज़र आए, जो जाज़िब नज़र नहीं लग रहे या जो बुरे देखने में बुरे लगते हैं, उनको काटना चाहिए। क्योंकि वो फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो आपकी डस्ट एलर्जी जो आप हवा लेते हैं तो उससे जो हवा अंदर जाके गुजरती है, तो वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे नाक के अंदर, यहाँ दूध के अंदर यहाँ पे जालियाँ होती हैं, फिल्टर्स होते हैं जो वो उसको अंदर डस्ट नहीं जाने देते हैं। वरना अक्सर आपने देखा होगा डस्ट एलर्जी, पर तेज़ परफ्यूम से एलर्जी, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इधर से हल्का सा हवा नहीं चली, ठंडी हवा नहीं चली तो एलर्जी शुरू हो जाती है। ये भी असाबी थकावट और असाबी वीकनेस की वजह से होता है। अब नाक के दूध गोश्त होता है, उसमें हड्डियाँ भी होती हैं, हड्डियों का टेढ़ापन भी पाया जाता है। गोश्त की हड्डी, नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन होता है, उसको उसमें फिर गदूद होते हैं, वो जो स्वेल कर जाते हैं। हड्डी का टेढ़ा होना, कईयों की तो वो ऐसे कुछ होता है कि चोट वगैरह लग गई है तब टेढ़ी हो गई। कई ऐसे होते हैं कि वो दबाते रहते हैं, नाक को मसलते रहते हैं, मसलने की आदत होती है, तो वो उस वजह से नाक की हड्डी पे अक्सर टेढ़ी हो जाती है। छोटे बच्चों का नाक जो दबाने के लिए कहा जाता है, कईयों का होता है तो बड़े बड़े होते हैं, वो अक्सर वो दूध उनके स्वेल कर जाते हैं। स्वेल करने की वजह से उनको फिर बाद में मसला बनता है, उनको केरे की शिकायत रहती है, नज़ले की शिकायत रहती है। इधर से अभी नहा के ठंडे गर्म हुए साथ आए हैं, यानी कि हल्की सी हवा का आबो हवा चेंज हुई है, तो फ़ौरन ही उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो गया। नज़ले ज़ुकाम की शिकायत उन्हें फ़ौरन हो जाती है। फिर कई ऐसी बीमारियाँ इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। नाक से बदबूदार इखराज आता है, रेशा गिरना होता है, केरे की शिकायत होती है, वो दूधों की स्वेलिंग हो जाता है, उसमें नाक खुश्क रहता है हर वक्त, नाक में जो है वो हर वक्त खराश की शिकायत रहती है, नाक की जड़ में दर्द होनी शुरू हो जाती है। ये अलामत जो सिम्टम जो है ना वो उसमें पाई जाती हैं। एहतियाती तदाबीर ये हो सकती हैं इसमें कि आप तो सबसे पहले तो एक तो जब भी आपको लगे कि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चली गई है अंदर, या आप दौरान ट्रैवल सफ़र करके आए, बाइक पे आए, या डस्ट मिट्टी वगैरह अब हुआ जैसे वो कहते हैं अंधेरी चली है, आंधी चली है, तो आपके वो डस्ट वगैरह हो गई, आपने काम किया है तो मुंह में डस्ट चली गई है, नाक में मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा चली गई है, तो आप सबसे पहले तो पानी के साथ उसको वॉश करें। अगर कोई स्वेलिंग या नज़ला ज़ुकाम की कैफ़ियत ऐसी पैदा हुई है तो आप उसको थोड़ा सा टिकोर कर लें, गर्म पानी की टिकोर कर लें, या उसमें नाक बंद हो गया, आपको अक्सर सर्दियों में नाक बंद की शिकायत बहुत मिलती है। छोटे बच्चे दूध पीते हुए अक्सर उनके नाक जो है वो बंद रहते हैं, तो ये है कि उनको फिर स्टीम दी जाती है, उनको भाप दी जाती है ताकि उनका नाक की जो नालियाँ हैं वो खुल जाएँ।
उससे ये होता है कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम जो होती हैं वो फिर ठीक हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि अक्सर जो है ना वो चेहरे साथ स्वेल भी कर जाता है, हल्की हल्की चेहरे पे स्वेलिंग भी आ जाती है, रेडनेस भी आ जाती है सारी ना। उसको गर्म पानी के साथ टिकोर दी जाती है, गर्म कपड़ा करके ना उसको फिर टिकोर दी जाती है, उसको गर्म से सिकाई की जाती है ताकि उससे ना उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। अब ये होता है कि बाद में जब गले में बहुत ज़्यादा खराश, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा ना, गले में खराश जो होती है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये सारा, इसमें अगर किसी भी किस्म की कोई डिजीज़ आती है ना, चाहे वो नाक में आई है, आँख में आई है, कान में आई है, गले में आई है या कुछ भी होता है, तो उस वक़्त मरीज़ यही कहता है कि बस मुझे इससे फ़ौरन मैं ना बस इससे ठीक हो जाऊँ। ये क्योंकि बड़े सेंसिटिव पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। नाक से पानी आ रहा है, ज़ुकाम लगा हुआ है, तो छींकें आ रही हैं मसलता, तो बंदा कहीं बैठ भी नहीं सकता, महफ़िल में नहीं बैठ सकता, कहीं बैठ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। उसको यानी कि इतनी ज़्यादा छींकें आ रही है, एलर्जी है, नाक से पानी आ रहा है, सब बुखार है, कैफियत ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है। गला ख़राब है, उसमें भी यही कंडीशन है, ना बंदा सो पा रहा है, ना लेट पा रहा है, उसकी खांसी की खराश वो जा रही है। दाँत दर्द है तो वो तो वैसे ही नहीं सोने देती बंदे को, चाहे छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है। कान में दर्द है तब भी ये प्रॉब्लम है। इसकी वजह से साथ-साथ सर में दर्द होनी शुरू होती है। यानी कि ये जो हिस्सा ना ये वाला, इतना ये गर्दन से ऊपर-ऊपर, ये समझें कि आदमी को उसको वो कहता है कि बस फ़ौरन 1 मिनट में पहले-पहले ये ठीक होना चाहिए। ये हिस्से हैं सारे, सूँघने की हिस्से, देखने की हिस्से, चखने की हिस्से, खाने की हिस्से, ये सारी जो है ना, ये सारी जो है, ये अल्लाह ताला की कुदरत एक ऐसी चीज़ बनाई हुई है, ये कुदरत का एक निज़ाम है जो हमारे बाकी जिस्म के अफ़आल को ना ठीक रखने में मदद फ़राहम करते हैं। अब इसमें होम्योपैथी की जो मेडिसिन जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, वो मैं उनकी कुछ नाम आपको बताता चलूँ। ऑरमेट है, एसाफेटुडा है, एकोनाइट है। अब एकोनाइट जो मेडिसिन है वो नज़ला ज़ुकाम की बेहतरीन मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन। आप जैसे ही नज़ला ज़ुकाम हुआ एक्यूट में, हाथ जो बीमारी होती है, एक्यूट बीमारी होती है, उसमें आप एकोनाइट की खुराक 2-3 खुराकें उसको देते हैं, तो उसके चंद ड्रॉप भी आप उसकी ज़ुबान पे डाल दें, तो उसका ज़ुकाम काफ़ी हद तक उसको रिलीफ़ मिल जाता है। लेकिन अगर बाय चांस इन्फेक्शन है, वायरस है, वायरस की वजह से ऐसा हो गया है, तो फिर आपको उसके साथ-साथ एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं वो इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं। बेसिलिनियम है, सल्फ़र है, मेडोनिनम है, टूजा है, और इसके अलावा ब्राडाकार्ब है, कलकीरियाकार्ब है, कुछ मेडिसिन्स और भी इसमें सेफलिनियम आप ऐड कर सकते हैं, ट्यूबरकुलिनियम है। ये मेडिसिन आप उसको दे के तो फिर उसके सिम्पटम्स लेके तो फिर उसको आप मेडिसिन देते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। एलियम ज़ीपा है, हेपरसल्फ है, ट्यूक्रियम है, एसाफोटिडा है, उसके बाद कलकीरिया कार्ब है, बेलाडोना है, स्लेशिया है, स्टेफस गिरिया है। ये मेडिसिन काली बाइक्रोम है, ये मेडिसिन जो है ना इसके बाद का सिम्पटम के ऊपर, अलामत के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आपको ऐसी कोई डिजीज़ या ऐसी बीमारी लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ एक ही है। कईयों को तो पूरा-पूरा साल 6-6 माह, 2-2 माह, 3-3 माह, 4-4 माह जो है ना ज़ुकाम की शिकायत रहती रहती है। इधर से अभी हल्का मौसम चेंज नहीं हुआ, सर्दी आई नहीं, गर्मी स्टार्ट हुई है, छींकें शुरू हो गई, नहा के निकले हैं, सर्दी शुरू हो गई। इसमें आपको ज़्यादातर मैं बताता चलूँ कि आपको एक तो मसल वीकनेस के लिए ऊपर जो है ना, वो अपनी सबसे पहले तो आप नाश्ता ज़रूर करें। आपका ब्रेकफ़ास्ट मस्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। दूसरा, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब भी आपको एलर्जी वगैरह, छींकों वगैरह का होगा, तो आप पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना भी आप कर सकते हैं। मोस्टली कॉमन तो 8 गिलास तो रेगुलर में, तो ये तो आम रूटीन में ना पानी बंदे को पीना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो है उसमें इसका इस्तेमाल जो है, जो किसी भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले ये है कि किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसके एक मुस्तंद जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट लाज़मी करें, उससे रुजू करके फिर मेडिसिन इस्तेमाल करें। आप अगर अदर ट्रीटमेंट में भी जाते हैं, एलोपैथी को इस्तेमाल करते हैं या और तिब में जाते हैं, तो तब भी आपको यही कहूँगा कि जब तक आप किसी से कंसल्ट नहीं कर लेते, तब तक इस्तेमाल करनी। अच्छा, इसमें एक बड़ी जो पेचीदगी आजकल आप अक्सर देखा होगा, शिकायत रहती है, गदूद के मसाइल की। नाक में गदूदों का मसला जो है ना वो अक्सर रहता है। अब नाक के गदूद के जो मसाइल रहते हैं, आप अदर ट्रीटमेंट में चले जाएँ तो वो आपको सिर्फ क्या कहते हैं, भाई इसको कटवा दें, ऑपरेट करवा दें, इसका यही हल है, इसके बगैर वो नहीं होता। क्योंकि उस बंदे को हर वक़्त केरा और उसको केरा वगैरह गिरता रहता है, और उसकी वो प्रॉब्लम रहती है, और उसको हर वक़्त ना एलर्जी की शिकायत भी रहती है। तो इस सिचुएशन में होम्योपैथी जो है ना वहाँ पे बड़ा बेहतरीन रोल अपना अदा करती है। इसमें एक मेडिसिन आती है लेमना माइनर के नाम से, जो स्पेशल बनी ही गदूदों के ऊपर है। वो होम्योपैथी की मेडिसिन ऐसी मेडिसिन्स हैं, वो गदूदों पे बेहतरीन बड़ा असर काम करती है। इसके साथ-साथ और भी हैं, और भी मेडिसिन्स हैं जो इसमें इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं।
हाइड्रोसिस एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, जो इसमें इसके साथ साथ जो है ना वो बड़ा अपना किरदार अदा करती है। तो लिहाजा मैं वीडियो के इख्तिताम पे यही कहूँगा कि आपने जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है बगैर किसी मसलन डॉक्टर से रजू करे या कंसल्ट किए हुए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी हों। बाद ऐसी मेडिसिन भी हैं होमियो में कि जो अलामत नहीं हैं, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि नज़ला ज़ुकाम शिद्दत में नहीं है, तो इसकी कुछ डोज़ लेने से वो शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। ये नहीं है कि वो उसमें शिद्दत इख्तियार नहीं होगी, वो बीमारी, वो नज़ला ज़ुकाम की कैफ़ियत कंडीशन बढ़ भी सकती है। तो लिहाज़ा यही आपसे गुज़ारिश है कि होमियो की चाहे मेडिसिन हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं भी हैं, आप उसको, यानी कि वो उसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो किसी दूसरी बीमारी को पैदा नहीं करते, किसी दूसरी बीमारी को दावत नहीं देते। तो आप उसको इस्तेमाल करने से पहले लाज़मी किसी मुस्तंद डॉक्टर से रजू कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।